नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू स्टडी IQ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत मजे में होंगे। एंड लीव ईरान नाउ, ये बोला है अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने जितने भी सिटीजन हैं उनको कि भाई जो भी ईरान के अंदर अमेरिकन है वो सब लोग बाहर निकल जाओ। और जब भी देखा गया है ना, एक बेसिकली ट्रेंड है कि जब भी ऐसा देखा गया है कि यूएसए ने ऐसी कोई वार्निंग इशू करी है, उसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर देश के अंदर। और जो ईरान से हमको देखने को मिल रहा है ना अभी, सो बड़ा दुख होता है ये देख के दैट ईरान इज बर्निंग। ईरान इज बर्निंग। और एक डेटा के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 2000 लोग जो हैं यहां पे अभी तक मारे जा चुके हैं। देखिए, 2000 लोग, ये डेटा भी अभी पूरा कोई फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान के अंदर अभी इंटरनेट बंद है, ईरान के अंदर अभी जो पावर है वो बंद है, जो स्टारलिंक की सैटेलाइट थी उन तक को ब्लॉक कर दिया गया है ईरान के अंदर। सो व्हाट विल हैपन इन ईरान विल स्टे इन ईरान इटसेल्फ फॉर द टाइम बीइंग। अब हम अगर देखें कि ये जो 2000 का आंकड़ा है, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके की जो इमेजेस हैं ये हमको लगातार देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है ईरान के अंदर। क्योंकि एक फैक्शन बोल रहा है कि जो अयतुल्ला खुमैनी है ना, जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं, जो कि पावर में आए थे आफ्टर द 1979 का जो इनका इस्लामिक रिवॉल्यूशन था, उसके बाद इनको हटाओ। क्यों? क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये इनकी रिजीम ही है। क्यों? क्योंकि करप्शन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, हर चीज ज्यादा हो रखी है, और जो लोगों का रहना है ईरान के अंदर वो अब मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए की ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में, तो ये भी चीज बड़ी पावरफुल है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी यूएसए ने इस तरीके की एडवाइजरी निकाली है ना किसी भी देश के बारे में, तो वहां पे कुछ ना कुछ बड़ा हमको देखने को मिला है। जैसे अगर मैं बात करूं पहलगाम की ही, तो पहलगाम इंसिडेंट जब हुआ था तो उस टाइम पे यूएसए ने एक एडवाइजरी निकाली थी सिमिलर कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर है ना वहां पे मत जाओ। आप वहां पे मत जाओ क्योंकि वहां पे कुछ बड़ा हो सकता है, जो कि हुआ भी, कि पहले एक टेररिस्ट अटैक हुआ, आफ्टर दैट जो ऑपरेशन सिंदूर है हमको वो भी देखने को मिला। सिमिलर अब जो एडवाइजरी है वो किसके रिगार्डिंग आ गई है? अब ईरान के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे या तो अब सिविल वॉर हो सकती है, कि मतलब एक प्रो खुमैनी और एक अगेंस्ट खुमैनी जो फैक्शन है, इनके बीच में हमको कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से ये आंकड़ा देखने को मिला है ना कि 2000 जो प्रोटेस्टर्स थे उनको मार दिया गया है, सो इसके बाद जो यूएसए है उसने सीधे सीधे वार्निंग दी है ईरान को कि भाई अब अगर कोई नुकसान होता है प्रोटेस्टर्स को तो हम इंटरवीन करेंगे। और अगर यूएसए इंटरवीन करता है सो इट मे लीड टू दी पॉसिबल स्ट्राइक, या फिर जो हार्ड स्ट्राइक होती है उसके रिगार्डिंग हो सकता है, जैसे हमको वेनेजुला के अंदर भी देखने को मिला था। लेकिन जो यहाँ पे अटैक होगा ना ईरान के अंदर, ये वेनेजुला से कई ज्यादा पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि ईरान इटसेल्फ इज अ पावरफुल नेशन। ईरान की आर्मी कोई वेनेजुला जैसी नहीं है कि आप रातों रात गए वहां पे जाके उठाकर ले आए। उनके पास अच्छे वेपन्स हैं, उनके पास आईआरजीसी नाम की एक फोर्स है जो कि डेडिकेटेड फोर्स है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यूएसए अगर ऐसी कोई पॉसिबल स्ट्राइक करेगा क्या, तो कर सकता है। क्यों? क्योंकि यूएसए के स्टेक्स हैं वहां पे। स्टेक्स क्या है? ऑयल। क्योंकि अगर मैं यूएसए के पर्सपेक्टिव से सोचूं ना थोड़ा सा, तो एक जो वेनेजुला है, जो वेनेजुला है, ठीक है, वो तो यूएसए के काबू में आ ही चुका है। लेकिन जो दूसरा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में से आता है, जिसका नाम क्या है? ईरान। अगर ईरान का ऑयल भी अमेरिका के हाथ में लग जाता है या फिर अमेरिकन ऑयल कंपनीज के हाथ में लग जाता है, जैसे हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सोन, अगर ये तेल भी इनके हाथ में लग जाता है तो फिर ईरान को, मतलब जो यूएसए है, उसको कोई नहीं रोक सकता है दोबारा से अपनी वर्चस्व को या फिर अपनी पावर को रीस्टैब्लिश करने में। क्यों? क्योंकि जो भी ऑयल है वो पावर है, और वो हर देश की एनर्जी सिक्योरिटी को कंट्रोल कर पाएगा। उसके बाद वो कभी भी जो ऑयल होता है उसकी प्राइसेस को इंक्रीज कर सकता है, कभी भी जो ऑयल की प्राइसेस है उनको डिक्रीज कर सकता है, और अपने इस जियोपॉलिटिकल लिवरेज को जो यूएसए है वो कंटिन्यूअसली यूटिलाइज भी करेगा और करता रहेगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि भाई ईरान के अंदर क्या चल रहा था, उससे पहले एक ही प्रीलिम्स का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जिसे आप लोग जो कमेंट सेक्शन है, जो आपका कमेंट सेक्शन है उसके अंदर इसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन बेसिकली है चाहबार पोर्ट के बारे में, जो ईरान का एक पोर्ट है जिसे इंडिया बनवा रहा है। अब सिमिलरली एक क्वेश्चन मैंने मेंस का भी ऐड किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर मैंने कुछ इन्फोग्राफिक्स को भी ऐड किया है। इन्फोग्राफिक्स मतलब कि एक कंसाइज नोट्स जैसी चीज है जिसे मैंने ऐड कर दिया है, जो लेटर ऑन आपके रिवीजन के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं
कि ईरान का जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है, ये जो प्रेजेंट बवाल है, ये स्टार्ट कब हुआ, कैसे इसका जो बीज है वो 1979 के रिवोल्ट के अंदर हमको देखने को मिलता है। और देखिए हमारे लिए जो मतलब की चीज है ना वो है सिर्फ इंडिया, क्योंकि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। खुमेनी चाहे रहे चाहे हटे, हमें मतलब है खुद से कि इंडिया का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, हमको ये भी समझना पड़ेगा। अब देखिए जो 28 दिसंबर है ना, 28 दिसंबर 2025, इस दिन जो इकोनॉमी है, इसको लेके जो भी इकोनॉमी की कंडीशंस है उसको लेके वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगे। कहां पे? ईरान के अंदर। अब जब ये ईरान के अंदर सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगे, उसके पीछे एक कारण तो क्या था? इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। महंगाई ऐसे समझ लो कि यहाँ पे 100% एनुअल इन्फ्लेशन है, विच मीन्स कि अगर आज कोई चीज आपको 20 रुपए की मिल रही है तो वो अगले साल 40 रुपए की हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और अगर इकोनॉमी के टर्म्स में मैं बात करूं इन दोनों चीजों को, कि जब भी एक हाई इन्फ्लेशन होगा और एक हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, के मतलब ना तो लोगों की जेब में पैसा है क्योंकि अनएम्प्लॉयड है, और अगर थोड़ा बहुत जो सेविंग्स है वो भी कोई काम नहीं आ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। मतलब अगर आज मेरी 20,000 की सेविंग्स है तो वो अगले साल 10,000 की ही बच जाएगी, भले मैं उसे खर्च करूं चाहे ना करूं। ठीक है। अब देखिए जब ये ऐसी सिचुएशन देखने को मिली तो इसके पीछे लोगों ने कॉज देखना चालू किया कि भाई क्या कॉज होगा। ठीक है। तो कॉज जो था ना वो था क्या? यहाँ पे पुअर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि जो भी उनकी इकोनॉमी की पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी। और अपार्ट फ्रॉम दैट करप्शन भी बहुत ज्यादा हाई था। करप्शन किस चीज का? कि अगर हम देखें IRGC, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे बिजनेसेस है ना, वैसे ही IRGC जो ईरान की आर्मी है उसके भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। और वो जो उनके जनरल हैं या फिर जो भी कमांडर्स हैं वो सब बहुत अमीर हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे जो इनके सुप्रीम लीडर बने हुए हैं जिनका नाम क्या है? अयतुल्ला खुमैनी। एक खुमैनी बहुत बड़े महल के अंदर रहते हैं। सो जो अयतुल्ला खुमैनी है वो अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है ना उसके लिए जो जीना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। उसके लिए जो रोटी कपड़ा मकान ऐसी जो बेसिक नेसेसिटीज है ना वो तक पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब जब इस पुअर पॉलिसी और करप्शन का कॉज देखा गया तो वो कौन माना गया? भैया अयतुल्ला खुमैनी। ये जो रिजीम है ना यही खराब है। ये जो खुमैनी है, ये जो सुप्रीम लीडर है, यही खराब है, क्योंकि यही क्या कर रहा है? IRGC को रख रहा है। IRGC क्या कर रही है? करप्शन कर रही है। ठीक है। तो हमारे को ना तो सोसाइटल आजादी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप ईरान को देखा जाए तो एक महसा अमीनी नाम का केस हुआ था, जहां पे जो अगर वुमेन का हिजाब हट जाए तो वहां पे चालान हो जाता है या फिर वुमेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो पहली बात तो भाई हमारे पास लिबर्टी नहीं है। ठीक है। आजादी नहीं है, सोशल आजादी नहीं है। दूसरी चीज, हम अपनी सरकार को मर्जी से चूज नहीं कर सकते कि भाई सरकार अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, हमें इसी चीज का हमको पता नहीं है। तीसरी चीज, जो रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, जो बेसिक एक नेसेसिटीज होती हैं वो तक आप लोगों ने हमारे लिए पाना एकदम मुश्किल कर दिया है। सो अगर जो पूरा कॉज है वो कौन है? हमारा पॉलिटिकल रिजीम। ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल रिजीम है या फिर जो अयतुल्ला खुमैनी की सरकार है, उसी को क्या बोला गया? दैट ये जो पूरी रिजीम है यही सबसे बेकार है, इसी के कारण हमारी सारी दिक्कतें हैं। सो जो ये इकोनॉमिक स्लोडाउन के रिगार्डिंग एक जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो क्या बदल गया? एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बन के हमारे सामने आ गया, जिसके बाद लगातार क्रैकडाउन हमको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं ना एक और, कि भाई सिर्फ करप्शन ही कॉज नहीं है कि ईरान के अंदर जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसका, उसके पीछे थोड़ा बहुत ना यूएसए या उसके लगाए गए सैंक्शंस भी हैं। कैसे? कि जो यूएसए है ना उसको हमेशा से शक था कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये डेवलप कर रहा है कौन? ईरान। और थोड़ा सा ईरान की जो गवर्नमेंट है ना वो रेडिकल है, वो क्या है? डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, इन्होंने इनके ऊपर, ईरान के ऊपर एक सैंक्शन लगाए। ठीक है। जो भी इनसे व्यापार करेगा ईरान से, ठीक, उनके ऊपर एक सैंक्शंस लगेगा जिसका नाम क्या है? काटसा नाम के सैंक्शंस है। और ये काटसा सैंक्शंस जो है ना, इन्होंने जो भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज थी, जो भी ईरान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता था, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो जो ऑयल है वो पहले इंडिया ईरान से मंगवाया करता था, लेकिन यूएसए के काटसा सैंक्शंस के डर से इंडिया ने वो जो ऑयल मंगाना है वो काफी कम कर दिया। लेकिन जो सिर्फ एक देश है ना जो इस पूरे प्रोटेस्ट के अगेंस्ट या फिर जो पूरे काटसा के सैंक्शंस हैं इसके अगेंस्ट डटा रहा, वो कौन था? चाइना। क्योंकि चाइना को पता है कि यूएसए मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
ठीक है। तो जो चाइना है ना, वो 80% ईरान का ट्रेड, ईरान का जो भी 80% ट्रेड है वो किसके साथ हो रहा था? चाइना के साथ। और चाइना अच्छे खासे तौर पे वहां से तेल भी मंगा रहा था और उनको जो भी सामान है वो एक्सपोर्ट भी कर दिया करता था। अब बाकी देशों के साथ इनकी जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है ना, वो एकदम ना के बराबर हो गई, जिस कारण से इनको फॉरेन करेंसी या फिर जो दूसरे देश की करेंसी है ना, वो मिलनी बंद हो गई और इनको हर चीज इंपोर्ट करानी पड़े, इसका भी इनके पास पैसा नहीं बचा और इकोनॉमिक कंडीशन तो इनकी थी ही खराब। अब इसके कारण क्या हुआ, इनकी जो करेंसी होती है ना, वो डेप्रिशिएट होने लग गई, मतलब करेंसी की जो वैल्यू है वो लगातार गिरने लग गई। गिरते गिरते कहां पे पहुंची कि आज हम अगर देखें ना, तो $1 10 लाख ईरान की करेंसी के बराबर है। कि अगर कोई $1 का नोट लेके जाए ना, हम मतलब बेसिकली बोलते हैं कि इंडिया के अंदर 91 रुपीज का डॉलर पहुंच गया है। ठीक है, इंडिया के साथ जो डॉलर है वो 91 है, यहां पे देखो 10 लाख, कि $1 10 लाख ईरान के रुपीस के मतलब ईरान की जो करेंसी है उसके बराबर है। तो कितना ज्यादा यहाँ पे पूरा का पूरा एक इन्फ्लेशन या फिर एक डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी हमको देखने को मिला है। ठीक है, अब जब कोई देश इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे क्या होगा, जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी वहां पे बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो इकोनॉमी का क्राइसिस है उसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो उसके बाद लोगों को क्या हुआ, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आनी स्टार्ट हुई कि भाई जो भी कारण है इसके पीछे वो कौन है, आयतुल्ला खुमैनी या फिर पॉलिटिकल रिजीम है हमारी, वही बर्बाद है, इस कारण से हम लोग बर्बाद हो रखे हैं। और जब सरकार के खिलाफ, पहले देखिए जब तक इकोनॉमी के खिलाफ था तब तक सरकार ठीक थी कि हाँ ठीक है भाई इकोनॉमी के खिलाफ है, थोड़े दिन निकलेंगे, थोड़े दिन नारे लगाएंगे, उसके बाद सारा मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सारी चीजें स्टार्ट हुई, किसके बारे में, पॉलिटिकल रिजीम के बारे में, कि अयतुल्ला खुमैनी ही हमारा दुश्मन है, उस टाइम पे जो सरकार है उसने एक मैसिव क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब लोगों को तोड़ना चालू कर दिया। सबसे पहले तो इंटरनेट को बैन कर दिया, वहां पे जो भी इंटरनेट है उसको ब्लैकआउट कर दिया। दूसरी चीज, वहां पे जो पावर है ना, जो मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, उसको कट ऑफ कर दिया बड़े बड़े शहरों के अंदर, ताकि लोग निकल ही नहीं पाए, ताकि किसी को अरेस्ट या फिर किसी को गोली मारनी हो तो उसमें कोई गवाह या विटनेस ही ना रहे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो अरेस्ट है वो होने लग गए। अंदाजन बोला जा रहा है कि मतलब 2-3 हजार लोग तो अभी तक भी जेल के अंदर पड़े हैं, मतलब फ्लडिंग कर दी गई है लोगों की जेल के अंदर। तीसरी चीज, यहाँ पे लाइव अम्युनिशंस का यूज होने लग गया है। बेसिकली देखिए, जब भी यहाँ पे भी कोई इंडिया में प्रोटेस्ट होता है ना, तो एक उसको या तो आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं या फिर जो डेड एमुनेशंस होते हैं ना, जैसे कि रबड़ की गोलियां हो गई, वो सब चलाई जाती हैं ताकि भीड़ को तीतर बीतर किया जा सके। लेकिन यहाँ पे लाइव एमुनेशंस यूज होने लग गए कि मतलब सीधे शूट एट साइट वाला ऑर्डर लोगों के खिलाफ निकल गया। अब इसके बाद क्या होता है कि एक काउंटर रैली और आने लग गई, कि पहले तो ये था कि भाई खिलाफ, कि हम लोग खुमैनी के खिलाफ हैं। अब खुमैनी ने क्या किया कि जो उनके सपोर्टर हैं उन लोगों को भी बोला कि भाई ये लोग रैली निकाल रहे हैं तो तुम लोग भी तो रैली निकालो। ठीक है, अगर मेरे कोई अगेंस्ट जा रहा है तो तुम लोग सपोर्ट वाले भी तो खड़े हो। तो एक रैली अब क्या निकलने लग गई, अयतुल्ला खुमैनी के सपोर्ट में भी निकलने लग गई। तो एक तो कौन है इनके अगेंस्ट, एक कौन है खुमैनी के तरफ। और अब इन लोगों के बीच में आगे एक सिविल वॉर हमको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ अभी कुछ दिन पहले ही। यूनाइटेड किंगडम्स जो लंदन है उसके अंदर जो एम्बेसी है ईरान की, उसके अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हमको देखने को मिला। इंसिडेंट क्या था कि ये जो झंडा है ना ईरान का, ये अभी इनका प्रेजेंट झंडा है। कौन सा? प्रेजेंट झंडा है। अभी जो इनका झंडा है वो ये वाला है। एक आदमी गया, वो आदमी एम्बेसी के ऊपर चढ़ा, उसने ये जो अभी वाला झंडा है इसे उतारा और एक ही नया वाला झंडा लगा दिया, जिसके बीच में यहाँ पे क्या है, एक शेर है, इधर सन है और यहाँ पे इसके हाथ में क्या है, एक तलवार है। तो अब एक ये क्वेश्चन बना कि भाई ये झंडा किसका है? ठीक है, ये झंडा है यहाँ पे जो पहले इनकी शाह डायनेस्टी थी, शाह डायनेस्टी थी, ये उसका झंडा है। तो अगर आज हम देखें ना कि लोग जो बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो खुमैनी के खिलाफ, वो वापस चाह रहे हैं कि हम 1979 के पहले वाले सिस्टम में वापस चले जाएं। लेकिन 1979 का जो पहले वाला सिस्टम है उसको समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई 1979 में एक्चुअली हुआ क्या था। कि ऐसा क्या था कि भाई 1979 में एक घटना हुई जिसके बाद जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है वो हुआ, जिसके बाद खुमैनी राइज हुए। खुमैनी के खिलाफ फिर वहां पे क्या है, दोबारा से अभी हमको ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें ना 1979 की सिचुएशन, तो ये सिचुएशन थी ईरान की। ये है 1979 की सिचुएशन। हुआ क्या था कि पहले जो ईरान है ना, वहां पे एक शाह डायनेस्टी थी जिसे हम बोलते हैं पहलावी डायनेस्टी।
वो रूल किया करती थी। अब पहलावी डायनेस्टी का बेसिकली ऐसा था कि ये क्या थी, एक मोनार्क है, ठीक है, क्या था, मोनार्क, या फिर हम जिसे बोलते हैं ना राजाशाही, वो था। और ये थोड़ा ऑटोक्रेटिक था, मतलब मेरा वचन ही है शासन टाइप से, ठीक है, कि मतलब जो मैंने बोल दिया वो अब से क्या है, रूल है। जो शिवगामी देवी है ना बाहुबली वाली, उस टाइप का, कि मतलब मेरा वचन ही है शासन, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक रूल। यहाँ पे एक ऑटोक्रेटिक रूल था शाह डायनेस्टी का। दूसरी चीज, जो शाह डायनेस्टी है ना, जैसे आज ईरान के अंदर खुमैनी लोगों को दबा रहे हैं अपनी फोर्सेस के जरिए, उसी तरीके से जो ये शाह डायनेस्टी है, इनके पास भी एक फोर्स होती थी जिसे क्या बोला जाता था, सवाक। क्या बोला जाता था इसे, सवाक। तो जो भी इंसान इनके खिलाफ बोल रहा है, या तो उसे उठा लेते थे, या उसे मरवा देते थे, या फिर उसे गायब करवा देते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको देखने को मिलती थी उस टाइम के अंदर। अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि जो वेस्ट है, जो आज के टाइम में यूएसए है, जो यूके है, ये जो आज मतलब डेमोक्रेसी के रक्षक बने हुए बैठे ना ये सारे के सारे देश, उस टाइम पे ये किसको सपोर्ट किया करते थे, एक ऑटोक्रेटिक रूल को, जो कहां पे था, ईरान के अंदर। किसका रूल, शाह डायनेस्टी या फिर पहलावी डायनेस्टी का। अब ये जो इन्फ्लुएंस था यूके और यूएसए का, ये देखने को मिलता है ईरान की सोसाइटी में। सबसे पहले जो इंपैक्ट देखने को मिला ना, वो था वेस्ट टॉक्सिफिकेशन। वेस्ट टॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या था, देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है वेस्टर्नाइजेशन, एक होता है वेस्ट टॉक्सिफिकेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी हम वेस्ट से कुछ चीजें सीख रहे हैं, ठीक है, या फिर वेस्ट से हम चीजों को अपनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे अगर आज हम देखें तो जैसे कि मैंने पैंट शर्ट ये सारी चीजें पहन रखी है, ठीक है, तो ये इंडिया का नेटिव नहीं है, ये क्या है, एक वेस्टर्नाइजेशन वाला कंसेप्ट है। दूसरा, अगर आज हम रोटी सब्जी या फिर चावल दाल की जगह मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा रहे हैं, तो वो क्या है, एक वेस्टर्नाइजेशन है, ठीक है। सिमिलरली एक होता है वेस्ट टॉक्सिफिकेशन, कि मतलब आपने अपनी जो वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस कर दिया है किसी और की वैल्यूज के साथ, मतलब आपने टॉक्सिफाई कर दिया है, उसमें एक मिलावट कर दिया है, टॉक्सिक बना दिया है, मतलब हर चीज आपको क्या है, वेस्ट के हिसाब से चाहिए। तो ये क्या होता है, वेस्ट टॉक्सिफिकेशन। तो शाह पहलावी जब वेस्टर्न देशों के, यूके और यूएसए के इन्फ्लुएंस में आए, उस टाइम पे क्या था, वहां पे वेस्ट टॉक्सिफिकेशन जैसी इंसिडेंट हमको देखने को मिला, बेसिकली फिनोमेना हमको देखने को मिला। दूसरी चीज, यहां पे ना रिसोर्स या लैंड ओनरशिप के बीच में भी रिफॉर्म आने लगा। देखिए, एक एग्जांपल है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के अंदर भी है ना जो लैंड ओनरशिप है, जो जमीन लोगों के पास है, ठीक है, वो क्या था, पुश्तैनी थी या फिर ट्राइब्स के हाथ में थी। सिमिलरली जो ईरान है ना, वहां पे भी काफी सारी जमीन जो है वो उलेमाज या फिर जो भी वहां के रिलीजियस लीडर्स हैं उनके नाम पे हुआ करती थी। तो जब भी रिसोर्सेज को आप किसी से लेंगे और उनको बाकी लोगों में बांटना स्टार्ट करेंगे ना, तो जो पावरफुल सेक्शन है वो आपके खिलाफ आके खड़ा हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब जमींदारी अबॉलिश की गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, उस समय भी हमको देखने को मिला था कि बहुत सारे जो जमींदार हैं, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो सब लोग क्या थे, उस सरकार के खिलाफ आके खड़े हो गए थे। सिमिलरली हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला कि लैंड ओनरशिप रिफॉर्म देखने को मिले, जिस लैंड ओनरशिप रिफॉर्म के बाद एक डिसकंटेनमेंट मतलब एक ना डिसेंट आने लगा लोगों के अंदर कि भाई तुम लोग ये लेकर क्यों आ रहे हो, क्योंकि हमारे पास ये तो हमारे रिसोर्सेज है ना, इनको तुम दूसरे के साथ क्यों बांट रहे हो। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर जो ऑयल है, ठीक है, ये जो सारा ऑयल था ईरान का, तो जो शाह पहलावी है ना, इन्होंने इस ऑयल को किसको देना स्टार्ट कर दिया था, जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनको, ठीक है। तो यूएसए और यूके को क्या चाहिए था, ऑयल। वो ऑयल कौन दे रहा था इनको, शाह पहलावी जो है वो यहां से दे रहे थे। सो लोगों के अंदर ये भी भावना आने लगी कि भाई देश हमारा, ऑयल हमारा, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हारी क्यों वेस्टर्न एजेंसीज आके यहां पर आ रही हैं। तो उनको क्या लगा कि भाई जब हमारे राजा ने ही अलाउ कर दिया है तो हम तो क्या बोलें, ठीक है, तो राजा ने अलाउ कर दिया है ऑयल ले जाना, तो ये लोग लेकर जाएंगे। और डोमिनेंस किसका आ गया यहाँ पे, यूके और यूएसए का। तीसरी चीज, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। तो जो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि भाई जो सोसाइटी है उसमें लगातार रिफॉर्म्स आने चालू हो गए। एक आपको ना बेसिक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। ये आज का ईरान है, ये ईरान है 1979 के पहले वाला, ठीक है। यहाँ पे मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, किसी के सर पे हिजाब नहीं है, और ये है अभी वाला, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पहले वाला ईरान था ना, ये था 1979 वाला ईरान, ठीक है। सो यहां पर क्या है कि सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने लग गए, जो सोसाइटी है उसका पैटर्न चेंज होने लग गया, जो वुमेन राइट्स हैं, ये सारी चीजें लोगों को मिलने लग गई। अब लेकिन इससे क्या हुआ, जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन होता है ना, जिसे हम बोलते हैं उलेमास या फिर रिलीजियस लीडर्स, या फिर
जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है, जो भी पावरफुल लोग थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, उन सब लोगों को ये सारे पसंद नहीं आए, ये वाले कुछ रिफॉर्म्स। क्यों? क्यों नहीं पसंद आएंगे? क्योंकि पहली बात तो उनकी जमीन चली गई, ठीक है? और जब सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे तो ये जो उलेमाज हैं या फिर ये जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन है, इस्लामिक फैक्शन है, इनको क्या लगने लगा कि भाई लोगों का हमारे मतलब हमारा कंट्रोल लोगों के ऊपर से हट जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। सो जब उलेमास को ये चीज समझ में आई या फिर जो लोगों को ये समझ में आई, पावरफुल लोगों को, कि भाई सारी चीजें हमारे खिलाफ जा रही हैं, तो अब की बार दुश्मन कौन बन गया? यहाँ पे शाह पहलवी, ठीक है? सो अगर इस इंफोग्राफिक की मदद से हम देखें तो सबसे पहले एक ऑटोक्रेटिक रूल था, ठीक है? सबसे पहले एक ऑटोक्रेटिक रूल था जो कि सवाक को यूज किया करता था उनकी पुलिस को जो भी डिसकंटेनमेंट है उसको रोकने के लिए। एक तो वेस्टॉक्सिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे आने लगी कि भाई जो राजा है उसके करीब के जो लोग होंगे वो तो पैसा कमाएंगे, ठीक है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनको पैसा तब भी नहीं मिलेगा, ठीक है? अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि जो अयतुल्ला खुमैनी है उनके अंडर में जितनी भी वर्क फोर्स है, ठीक है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे उलेमाज हो, चाहे जो पावरफुल लोग हों वो हो, चाहे जो वर्कर्स हैं, ये सब लोग इकट्ठा आ गए। और इकट्ठा आने के बाद इनका सीधे सीधे एक निशाना तो कौन था? यूएसए और यूके। सो 1979 के अंदर आपको एक देखना पड़ेगा, एक मूवी है जिसका नाम क्या है? आर्गो। क्या नाम है मूवी का? आर्गो। इसके अंदर बताया गया है कि जो यूएसए की एम्बेसी है ना, लोगों ने उसको घेर लिया था और यूएसए के जो लोग हैं, जो एम्बेसी में काम करने वाले लोग हैं, उनको बंदी बना लिया था। कुछ लोग अपनी जान बचा के वहां से निकल भी गए थे। तो ये क्या है? एक एम्बेरसमेंट था हमेशा से यूएसए के लिए कि यार इस तरीके से हमारे तख्ता पलट कर दिया जो हमारी फेवरेबल सरकार थी, और ऊपर से हमारे एम्बेसी के लोगों को कब्जा और करके रख लिया, मतलब उनको किडनैप कर लिया। तो जब ये सारा हुआ 1979 के अंदर रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद एक इस्लामिक रिपब्लिक को एस्टैब्लिश कर दिया गया है। और अब की बार क्या था कि एक थियोक्रेटिक लीडर बिठाया गया जो कौन है? खुमैनी। जो कौन है? खुमैनी, ठीक है? लीडर कौन? खुमैनी। उनके नीचे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, तीनों पावर किसके अंडर आई हैं? इनके अंडर आई हैं। और अब जो रूल है ना वो थियोक्रेटिक हो गया, मतलब कि जो एक इस्लामिक लॉ होता है जिसका नाम क्या है? शरिया। जो भी सारी चीजें हैं वो किसके बेसिस पे गवर्न होने चालू होंगी? शरिया के बेसिस पे गवर्न होनी चालू होंगी। सो ईरान बिकेम अ थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब कि जो भी पावर है या फिर जो भी कानून है वो किसके हिसाब से चलेगा? अब रिलीजन के हिसाब से चलेगा। सो ये पूरा क्या था? 1979 का जो ईरान का रिवॉल्यूशन है ये था। अब 1979 का रिवॉल्यूशन हो गया, लेकिन उसके बाद ना कुछ फैक्शंस ऑफ सोसाइटीज जो है ना उनके लिए जीना एकदम मुश्किल हो गया। कैसे? कि थोड़ा बहुत तो देखिए, यहाँ पे जो वुमेन है ना उनको बहुत झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मॉरल पुलिस आ गई। क्या आ गई? मॉरल पुलिस आ गई कि लड़कियों का स्कूल जाना है तो उसका एक अलग ड्रेस कोड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मॉरल पुलिस क्या है कि अगर आप अपने मनपसंद से या फिर एक ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा? एक अरेस्ट होगा या फिर आपको जान से भी मार दिया जा सकता है, ठीक है? इसका एक रीसेंट और सबसे इनफेमस एग्जाम्पल है महसा अमीनी का, ठीक है? महसा अमीनी, ये भी बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ था वुमेन राइट्स के लिए ईरान के अंदर, लेकिन उस टाइम पे इसको दबा दिया गया, बहुत बुरी तरीके से दबा दिया गया पूरे प्रोटेस्ट को। दूसरी चीज थी यहाँ पे माइनॉरिटीज। तो जो माइनॉरिटीज है ना, जब भी देखिए एक थियोक्रेसी होगी, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, नो मैटर कोई सा भी रिलीजन हो, अगर वहां पे एक थियोक्रेसी है तो वहां पे एक नेगेटिव इंपैक्ट हमेशा किसके ऊपर पड़ेगा? माइनॉरिटीज के ऊपर पड़ेगा। उस देश की जो माइनॉरिटीज हैं जो उस रिलीजन को नहीं मान रही हैं, या फिर माइनॉरिटीज में मैं ये भी डाल सकता हूं एथीस्ट। एथीस्ट कि जो लोग कोई रिलीजन ही नहीं मानते हैं, उन लोगों के ऊपर भी इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को हमको मिलेगा। तीसरी चीज, यहां पे भाई साहब ईगो हर्ट हो गया किसका? यूएसए का। और जब भी इतिहास गवाह है कि जब भी यूएसए का ईगो हर्ट हुआ है ना, उसके बाद उसने इनलेजिटिमेट इनलेजिटिमेट मीन्स यूज करने स्टार्ट कर दिए हैं उसको गिराने के। और यहां पे ईगो तो ऐसा हर्ट हुआ कि भाई 1979 के अंदर जो रिवोल्ट हुआ उसमें जो यूएस एम्बेसी है, यूएस की जो एम्बेसी है उसके लोगों को ही किडनैप कर लिया, उनके लोगों को ही हॉस्टेज बना लिया। तो यहाँ पे एक ये चैलेंज की तरह देखा गया किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। जिसके बाद जो यूएसए है ना उसने यहाँ पे एक पैटर्न स्टार्ट कर दिया जिसका नाम क्या था? सैंक्शंस का। जिसका नाम क्या था? सैंक्शंस का। लेकिन
जब भी आप सैंक्शंस लगाएंगे किसी पे तो आर्बिटरी तो लगा नहीं सकते, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक कॉज चाहिए। कॉज क्या बना यहां पे, न्यूक्लियर वेपन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा जो कॉज बना वो क्या था, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। ये हमको एक दूसरा कॉज देखने को मिला कि जो सैंक्शंस लगे वो किसके बेसिस पे लगने स्टार्ट हुए, कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो। ईरान ने बोला अरे भाई नहीं बना रहे हम लोग न्यूक्लियर वेपन, इसने बोला नहीं 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 तुम बना रहे हो, ठीक है। तो हमने माना, मतलब डोनाल्ड ट्रंप कैसा है, दैट वी नो इट वी कैन डू इट, इस टाइप की स्टेटमेंट में क्या बोले कि भाई न्यूक्लियर हमें पता है, भाई हमें हमने पता लगा लिया, तुमसे क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमने बोला है तो है, हमने बोला डेमोक्रेसी नहीं है तो नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमको क्या देखने को मिला, एक पूरा पैटर्न देखने को मिला, जिसके बाद इन्होंने क्या स्टार्ट किया, ईरान का इकोनॉमिक इकोनॉमिक आइसोलेशन। इकोनॉमिक आइसोलेशन के कोई भी अगर इनके साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, सो अंडर द काटसा एक्ट जो है उसके अगेंस्ट हम उस पर्टिकुलर देश के ऊपर सैंक्शन लगाने स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज इंडिया ने ऑयल मंगाया किससे, काटसा मतलब ईरान से, तो ईरान इंडिया के ऊपर क्या लगेगा, काटसा के रिगार्डिंग सैंक्शंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली क्या था, एक ये यहां पे क्या था, तीसरा जो मैंने यहां पे बताया ना कि वर्स्ट नाइटमेयर किसके लिए था, तो पहला तो था वुमेन के लिए, दूसरा माइनॉरिटी, तीसरा वेस्ट, और वेस्ट में भी स्पेशली कौन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए, अगर हम बात करें ना कि इस बार भी यूएसए का इन्वॉल्वमेंट है क्या, तो इन्वॉल्वमेंट हमको देखने के लिए ना कुछ पॉइंटर्स को देखना पड़ेगा जो कि हर जगह यूएसए यूज करता है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं ना तो एक ये पैटर्न है, ये एक पैटर्न है यूएसए का। तो सबसे पहले यूएसए क्या करता है ना, नरेटिव बिल्डिंग करता है। नरेटिव बिल्डिंग कैसे, कि जो इराक है, जो क्या है, इराक है, उसके अंदर नरेटिव बिल्डिंग ये हुई कि भाई वेपन्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या फिर कह लें कि न्यूक्लियर हो गया, केमिकल हो गया, कुछ भी हो गया। अगर हम बात करें सीरिया की, ठीक है, अगर हम बात करें सीरिया की, तो वहां पे क्या था, केमिकल वेपन्स हमको देखने को मिलते हैं। और अगर हम ईरान की बात करें, अगर हम बात करें ईरान की, तो यहां पर भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या फिर जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या फिर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्हीं का ही रीजन हमको यहाँ पे तीसरी जगह ईरान में भी देखने को मिलता है। सो ये सबसे पहले क्या बनाएगा, फर्स्ट स्टेप पे नरेटिव बनाना स्टार्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरी चीज यहां पे ना वो क्या स्टार्ट करता है कि इकोनॉमिक प्रेशर या फिर सैंक्शन लगाने स्टार्ट करता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो इकोनॉमिक प्रेशर लगाने स्टार्ट किया किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर कैसे लगाना चालू किया कि भाई सबसे पहले तो उसको FATF जो है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया। इसकी जो ब्लैक लिस्ट है उसके अंदर डलवा दिया कि मतलब भाई जो भी आतंकवाद है ना वो कौन करवा रहा है, ईरान करवा रहा है दुनिया भर के अंदर, ठीक है। तो FATF की ब्लैक लिस्ट में किसको डलवा दिया, ईरान को डलवा दिया। दूसरा जो काटसा है, जो काटसा है उसके अंदर भी किसका नाम डलवा दिया, ईरान का नाम डलवा दिया। तो अगर रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इन तीनों के साथ कोई भी देश अगर व्यापार करता है तो वो कौन किसका दुश्मन है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दुश्मन, और उसके ऊपर क्या होगा, एक और सैंक्शन लगाया जाएगा। और जो मल्टीपल सैंक्शंस हैं वो तो खैर लगाई दिए ईरान के ऊपर। तीसरी चीज, यहां पे जो सिविल सोसाइटीज हैं या फिर जो मीडिया है ना, और दूसरा जो अपोजिशन है, उसको ये लोग बड़ा फ्यूल करना स्टार्ट कर देंगे लगातार कि भाई जो अपोजिशन है वो जो बोल रहा है वो सब सही है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो वहां पे लीडरशिप है, वो जो बोल रही है वो सब गलत है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अपोजिशन हर बार ही सही हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो रूलिंग पार्टी है वो भी हर बार गलत हो, ठीक है। तो अगर कोई बोल रहा है कि भाई अपोजिशन जो है वो हर बार सही है और जो रूलिंग पार्टी है वो हर बार गलत है, सो बेसिकली यहां पे क्या है, एक मैनिपुलेशन या फिर जो कहते हैं ना कि एक मिस इंटरप्रिटेशन, वैसी वाली चीज यहां पे चल रही है, लोगों को बरगलाया जा रहा है उस पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ। अब देखिए, तीसरी चीज होती है इंफॉर्मेशन डिजिटल एंड साइबर डोमेन। इसके अंदर क्या है कि वो जो सोशल मीडिया है ना, वो आज पूरे अमेरिका का है। ये चैनल जो है
ये यूट्यूब के ऊपर है, मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो यूट्यूब पर है, आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप लोग व्हाट्सएप चला रहे हो। सो डोमिनेंस किसका है यहाँ पे? यूएसए का। तो जिस दिन यूएसए चाहे वो किसी भी तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करके अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कुछ भी न्यूज फ्लोट करवा सकता है। कहाँ पे? किसी भी देश के अंदर, या फिर वहां पे अपने जो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इनको अगर रोक दिया तो उसके बाद कम्युनिकेशन होना भी उस पर्टिकुलर देश के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एंड पैरेलल लेजिटिमेसी। ठीक है, मतलब डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कैसे? कि अब वो बाकी देशों को बोलेगा कि अगर या तो दो चीजें चुन लो, या तो ईरान या हम। और जाहिर सी बात है भाई, कि कोई ईरान को क्यों चुनेगा? ठीक है, माना ऑयल है, लेकिन ऑयल के अलावा बाकी चीजें तो अमेरिका के पास है ना। जो परमानेंट मेंबर है वो तो अमेरिका है ना। थोड़ा बहुत काम तो हर आदमी का अमेरिका के साथ पड़ता है ना। ईरान से ले लेकर तेल लेगा कोई, लेकिन वो तो कहीं और से ले लेगा। ठीक है, सो यहां पर क्या है? आइसोलेशन, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो भी स्टार्ट कर देता है अमेरिका उस पर्टिकुलर देश का। अगली चीज, कोअर्सिव मेजर्स। कोअर्सिव मींस कि मतलब अब जो होगा ना, कि जिस तरीके से अमेरिका बोल रहा है कि अगर अब किसी भी आदमी को मारा गया ईरान के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्राइक। डायरेक्ट स्ट्राइक। सो बेसिकली हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं जब भी हम अमेरिका की बात करते हैं। और देखिए, मतलब बेसिकली ये मेरा मानना है, अब कितना सही कितना गलत, ठीक है, और मतलब कोई कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी टाइप की चीज नहीं है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा ये पैटर्न ना इंडिया के अंदर भी हमको देखने को मिला है यूएसए का। नैरेटिव बिल्डिंग, तो भाई इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। जो अमेरिका के मतलब ग्रुप्स है ना, बेसिकली जो अमेरिका के थिंक टैंक्स हैं, जो अमेरिका के थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने क्या निकाला कि जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इंडिया की डेमोक्रेसी को ये लोग बोलते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसी। फ्लॉड डेमोक्रेसी, कि इंडिया की डेमोक्रेसी एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो भाई डेमोक्रेसी के अंदर कमियां तो तुम्हारे देश के अंदर भी तो है। ठीक है, इंडिया के अंदर ही है क्या? कम से कम इंडिया में पीसफुल पावर ट्रांसफर तो हो जाता है। और दुनिया ने देखा था कि जब कैपिटल राइट्स हुए थे अमेरिका के अंदर, कि जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते, उसके बाद क्या बवाल मचाया था, मतलब पूरी पार्लियामेंट को तहस नहस करवा दिया था। ठीक है, तो फ्लॉड डेमोक्रेसी हम है कि फ्लॉड डेमोक्रेसी तुम हो? दूसरी चीज, ये तो हो गया पहला, ठीक है, नरेटिव बिल्डिंग। दूसरी चीज यहां पर हमको देखने को मिलती है, जो इंडिया के अंदर देखने को मिली, इकोनॉमिक इकोनॉमिक सैंक्शंस या फिर प्रेशर। तो इकोनॉमिक प्रेशर कैसे है? दिख ही रहा है भाई, टैरिफ्स। इंडिया के ऊपर लगभग 50% के टैरिफ लगे हुए हैं, और अभी एक नया टैरिफ और लगा दिया है, मतलब लग सकता है इंडिया के ऊपर 25% का। क्यों? क्योंकि इंडिया ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ईरान के साथ थोड़ा बहुत ही सही, बट ट्रेड तो है इंडिया का। सो एक और सैंक्शन लग सकता है किसके ऊपर? यहाँ पे इंडिया के ऊपर। तो देखा जाए तो मतलब एक नैरेटिव बिल्ड हो ही गया। ठीक है, अब वो चाहे फ्लॉड डेमोक्रेसी कह लो, चाहे वोट चोरी कह लो, कुछ भी कह लो। दूसरी चीज, इकोनॉमिक सैंक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शन जैसी नौबत आ ही रखी है। तीसरी चीज यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है? सपोर्टिंग द सिविल सोसाइटी। सो आपने एक चीज सुनी होगी, यूएस एड। ठीक है, इससे जो बहुत सारी मल्टीपल सिविल सोसाइटीज हैं, इन्हें भी तो पैसा मिलता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड साइबर डोमेन, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा लोकलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे क्या है? इंडिया इंडिया लैक्स डेटा लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन, कि हमारा जो भी डेटा है ये सारा किसके पास है? अमेरिका के पास है। हम हर चीज के लिए अमेरिका के मोहताज हैं। ठीक है, जो हमारा सोशल मीडिया है वो आधा इंडिया इसी के ऊपर काम कर रहा है। थोड़ा बहुत जैसे कू वगैरह इस तरीके के एप्स आए थे जिन्होंने कोशिश करी है। ठीक है, एक ऐप है आराताई, जिसने कोशिश करी है कि भाई इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए, बट स्टिल जो मेन सोशल मीडिया है आज भी किसका है? अमेरिका का ही है। नेक्स्ट चीज यहां पर हमको देखने को मिले, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन या फिर पैरेलल लेजिटिमेसी। तो भाई डिप्लोमेटिक आइसोलेशन तो थोड़ा बहुत कोशिश की ही जा रही है इंडिया की, है ना, कि जो क्वाड है, यहां पे हमको समझना पड़ेगा, जो क्वाड है जिसमें कौन है? इंडिया, यूएसए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इजराइल, है ना, ये जो देश हैं, इसके बाद जो इंडिया है उसको यहां पे इजराइल नहीं, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया, तो ये लोग जो क्वाड के मेंबर हैं, इसमें इसकी मीटिंग ही होनी बंद हो गई है। सो बेसिकली हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई इंडिया को भी एक तरीके से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ लाया जा रहा है। और अगर हम बात करें कोर्सिव मेजर, तो एक ये चीज जरूर है जिसके अंदर यूएसए कभी इंडिया के ऊपर कर नहीं सकता। क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ न्यूक्लियर नेशन। ठीक है, इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है जो आज ईरान के पास नहीं है। ठीक है, बोलता है ईरान की अभी तक हमने बनाई नहीं है। अब वो बाद में पता चलेगा कि है या नहीं है, लेकिन फॉर नाउ जो ईरान है उसके अंदर ये सारे स्टेप्स हमको देखने को मिले हैं। और थोड़ा बहुत जितना मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से ये सारी चीजें कुछ हद तक तो इंडिया के अंदर भी हमको देखने को मिली हैं। सो क्या मैं बोल सकता हूं दैट सिमिलर पैटर्न वॉज प्रेजेंट इन इंडिया ऑल्सो? ठीक है, अब आगे अभी जो एट प्रेजेंट है ना, उसमें यूएसए ने ये स्टेटस निकाला है दैट एक तो पॉसिबल स्ट्राइक, जिसका मैंने बोला कि भाई पॉसिबल स्ट्राइक करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करेंगे। ठीक है, जब ये ऑयल रिसोर्सेज कैप्चर होंगे उसके बाद यूएसए जो है उसके पास काफी सारा ऑयल होगा, मतलब पूरा ऑयल इकोनॉमी ही यूएसए कंट्रोल कर रहा होगा, जिससे जो इन्फ्लेशन है किसी भी देश का वो कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऑयल सप्लाई को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, सो अगर वो ऑयल सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है तो वो हर देश के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। जैसा कि हमने ईरान में देखा कि सबसे पहले तो क्या था, यहां पे ईरान के अंदर इन्फ्लेशन आया और जब इन्फ्लेशन आया उसके बाद एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया। इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के बाद वो जो इकोनॉमिक प्रोटेस्ट था वो किसकी तरफ टारगेट कर दिया गया? पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी, जो नेशन की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर टारगेट कर दिया गया उसको करके। और जब पॉलिटिक्स की तरफ वो टारगेट हुआ, मतलब पॉलिटिकल रिजीम की तरफ वो टारगेट होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद तुरंत हमको क्या देखने को मिलता है? यूएसए इंटरवेंशन। यूएसए इंटरवेंशन। सो बेसिकली जब भी कोई देश यूएसए के खिलाफ जाएगा और यूएसए के पास अगर ऑयल रहा, ठीक है, उसके पास वेनेजुएला का ऑयल है, उसके पास जो ईरान है उसके भी ऑयल रिसोर्सेज अगर कंट्रोल में रहेंगे तो वो किसी भी देश का इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। कैसे? कि उसको ऑयल ही मत भेजो, ऑयल सप्लाई कट कर दो। ऑयल सप्लाई कट करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लंप डाउन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, जिससे क्या होगा? इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा उसके बाद लोग सड़कों पर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? कि भाई रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीजें हमारे लिए मुश्किल हो गई हैं। और हर देश के अंदर किसी ना किसी क्वांटिटी में करप्शन देखने को मिलेगा। और जब ये करप्शन है इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जैसे अभी ईरान के अंदर आइडेंटिफाई किया गया कि भाई करप्शन हमारा कॉज है हर बुराई का, तो यहां पर क्या है? जो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप्स है उनकी फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उनके खिलाफ जो है ये सारा का सारा प्रोटेस्ट जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ या फिर जो रिजीम है या फिर जो पावर होल्डर्स हैं देश के उनके खिलाफ जाना स्टार्ट होगा, तो उसके बाद क्या होता है? एक स्कोप खुल जाता है किसके लिए? यूएसए के या फिर वेस्ट के इंटरवेंशन के लिए। अब वो इंटरवेंशन चाहे सैंक्शन हो, वो इंटरवेंशन चाहे डायरेक्ट एक्शन हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, अब हमने सारी चीजें बात कर ली, लेकिन ये जो ईरान का इंसिडेंट हो रहा है ना, इसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हुआ तब और अगर ये फेल हुआ तब, दोनों ही केसेस के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडिया के ऊपर? क्योंकि हमारे लिए ले देखे भाई इंडिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होगा भाई खुमैनी रहे ना रहे हमको उससे क्या मतलब है। ठीक है, हमारे लिए क्या है? इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मेजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये मानो इनका सक्सेसफुल हो जाता है, ये पूरा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद जो खुमैनी है इसको रिमूव कर दिया जाता है पूरी पावर से ही। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो में तो जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना, मतलब जो एनर्जी सिक्योरिटी है इंडिया की, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए एक स्लंप देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई है वो सारी चीजें दिक्कत देंगी। बट मिडिल टर्म के अंदर, जो मिडिल टर्म है, मतलब थोड़े और टर्म के अंदर अगर देखा जाए तो सप्लाई रिस्टोर भी हो जाएगी। उसके बाद इंडिया की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी किसके ऊपर? रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा तेल खरीदने की। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि इंडिया के पास मजबूरी है कि हमको अगर सस्ता तेल चाहिए तो हमको रशिया से ही खरीदना पड़ेगा। सो अगर ईरान के अंदर एक फेवरेबल यूएसए की गवर्नमेंट आ जाती है तो उसके बाद एक स्कोप हमारे पास ये निकलेगा कि भैया हम इनसे भी तेल खरीद सके। बट अगर ऑन द सिमिलर नोट अगर ये चीज फेल हो जाती है या फिर
खुमेनी जो है या फिर खुमेनी कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद एक कंटिन्यूअस सैंक्शन हमको देखने को मिलेगा, जिसके बाद हमारे पास अब भी हम ऑयल नहीं खरीद सकते हैं इनसे, कि जो ऑयल है हम अभी भी नहीं खरीद पाएंगे किससे, ईरान से, जिस कारण से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को थोड़ा सा धक्का लगना लाजमी है। नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ऐसे कि देखिए ये एक चाहबार पोर्ट है, ये इंडिया है, कांडला पोर्ट से निकल के यहाँ पे एक चाहबार पोर्ट है ईरान के अंदर, ठीक है। ये जो ईरान है इसके अंदर क्या है, एक चाहबार पोर्ट है, कांडला से निकलेगा, यहाँ से सी रूट के थ्रू जाएगा और यहाँ पे क्या है, चाहबार पोर्ट है। और ये जो चाहबार पोर्ट है ना, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, ठीक है। ये ग्वादर पोर्ट है ना, ये किसने ले रखा है, चाइना ने ले रखा है। किसने ले रखा है, चाइना ने ले रखा है। तो चाइना हमारे धरती के बहुत ज्यादा, मतलब हमारी जो जमीन है देश की, उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। तो इसलिए एक तो ये कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम ईरान में इस चाबार पोर्ट के पास जाएंगे, उससे रेल और रोड जो मीडियम है उससे निकल के हम काबुल वगैरह और सीधे निकल के सेंट्रल एशिया तक भी निकल जाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। बेसिकली इस साल 2025 के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। अब पहली बात तो कनेक्टिविटी, दूसरी चीज यहां पे हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो चाइना है ना, उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, चाइना को कंट्रोल में या फिर चेक में रख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मानिए ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पे इंडिया का चाहबार पोर्ट है, तो जो चाहबार पोर्ट है वो भी तो पास है ग्वादर पोर्ट के। तो कल को यहाँ पे अगर ये मिलिट्री लेकर आ जाएगा, अपनी मिलिट्रिलाइजेशन ऑफ द पोर्ट स्टार्ट कर देता है, जैसा इन्होंने जो जिबूती का पोर्ट है उसके साथ किया है चाइना ने, तो सिमिलरली अगर ये यहाँ पे भी मिलिट्रिलाइजेशन स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे इंडिया क्या करेगा, जो चाहबार पोर्ट है उसको स्ट्रेंथन करना स्टार्ट कर देगा। सो हम चाइना को भी क्या कर सकते हैं, काबू में रख सकते हैं यहाँ पे। सो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उस केस में इंडिया की जो कनेक्टिविटी है, इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो रिस्टोर हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे रीस्टोर हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा चाहबार पोर्ट का प्रोजेक्ट है वो हो सकता है कि दोबारा से स्टार्ट हो जाए। दूसरी चीज, अगर मानो ये फेल हो जाता है तो फिर जो चाहबार पोर्ट है उसके ऊपर अभी भी एक अनसर्टेनिटी हमको देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज आती है यहाँ पे क्या, डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक कैसे, कि अगर मानिए कि एक यूएसए की सपोर्टेड सरकार यहाँ पर आ जाती है, तो उसके बाद इंडिया को एक डिप्लोमेटिक ईज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, डिप्लोमेटिक ईज, कि हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा कि भाई हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा यूएसए का कि भाई अब इसके साथ रिलेशन रखो या मत रखो, इस तरीके की चीजें हमारे लिए थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट अगर ये कंटिन्यूअस रहता है तो अभी भी इंडिया को चूज करना पड़ेगा दैट वेदर वी वांट ईरान और वी वांट यूएसए, या फिर जो वेस्ट है वो, ठीक है। और अब चीज आ जाती है रीजनल पावर। देखिए ऊपर की तीन चीजों में तो काफी हद तक इंडिया को फायदा ही था, लेकिन अगर यूएसए की सपोर्टेड आती है तो इस बार जो ट्रेंड चल रहा है ना, तो वो यूएसए की सपोर्टेड नहीं होगी, वो क्या होगी, यूएस कंट्रोल्ड गवर्नमेंट, यूएस कंट्रोल्ड गवर्नमेंट होगी। तो जब यूएस कंट्रोल गवर्नमेंट इंडिया के नेबरहुड में आ जाएगी और जब ये यहां पर आएंगे, तो हो सकता है कि इंडिया के ऊपर एक प्रेशर पड़े, इंडिया के ऊपर एक प्रेशर पड़े। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए ये ईरान है इस जगह पे, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। अब अगर जो ये पाकिस्तान है ना, यहाँ पे ईरान के अंदर अगर कोई यूएस सपोर्टेड अभी गवर्नमेंट आ जाती है या फिर यूएस कंट्रोल्ड आ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि वो अभी किसको सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और जब पाकिस्तान को सपोर्ट मिलना होगा तो सीधे इंपैक्ट किस पे आना चालू हो जाएगा, इंडिया के ऊपर आना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल ही दिया कि भाई आसिफ मुनीर मेरा एक अच्छा दोस्त है, ठीक है, शाहबाज शरीफ इज माई गुड फ्रेंड, और दोनों एक दूसरे को शाबाशी देते भी आए हैं। सो बेसिकली ये क्या है, पूरा सिनेरियो हमको देखने को मिलता है। तो अगर यूएसए की कंट्रोल्ड रिजीम आ जाती है तो ये यहाँ पे इंडिया के लिए एक रेड फ्लैग बन जाएगा।
ठीक है, ये इंडिया के लिए एक नुकसान वाला सौदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इंडिया को सब तरफ बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई रीजनल पावर के अंदर एक यूएस का डोमिनेंस आ गया है कि एक पाकिस्तान कम था क्या जो यूएस की कठपुतली था, दूसरा कौन आ जाएगा? ईरान और आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया के लिए जो कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें हैं, ये ऊपर की जो सब चीजें हैं ना, ये यहाँ पे इस एक चीज के कारण खराब हो सकती हैं। तो यूएसए बोलेगा कि भाई ट्रेड डील को हमारी साइन करो वरना तुम्हारा चाहबार पोर्ट बंद। तो इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। अब दूसरी चीज, अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस लड़ाई चलती रहती है या फिर खुमेनी रहते हैं, तब भी देखिए इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आने की संभावना रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जिस टाइम पे एक रिजीम चेंज हुआ था या फिर जब यूएसए छोड़ के जा रहा था, तो जब तालिबान का राइज हो रहा था, तो इंडिया के ऊपर खतरा आ रहा था कि भाई इंडिया में अटैक हो सकता है आतंकवादियों का। ये जो कश्मीर का रीजन है हमारा, इस कश्मीर के रीजन के अंदर हमको एक अटैक देखने को मिल सकता है। किसका? जो तालिबान सपोर्ट गवर्नमेंट, मतलब जो फोर्सेस हैं उनका यहाँ पे अटैक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली हमको अगर ईरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ ओमान है इस जगह पे। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हरमुज है यहाँ पे। तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो है इस जगह पे, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, इसके ऊपर आए दिन अटैक हो सकते हैं। ठीक है, जो भी पावर ग्रुप्स या फिर जो भी होता है ना वेपन वाले ग्रुप हैं, जो भी मिलिशियाज हैं, वो वापस से क्या है इस जगह पे अटैक कर सकते हैं। तो गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, उसके अंदर ट्रेवल करना, और जो इंडियन ओशन है उसके अंदर पायरेसी जैसी घटनाएं हमको दोबारा राइज पे देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, सो इंडिया की जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके लिए इस तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है? एक नुकसान वाला सौदा है। सो ये पूरा जब हमने देखा तो हमको समझ में आया कि यार इंडिया के लिए तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल रहता है तब भी इंडिया को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर अनसक्सेसफुल रहता है तो भी इंडिया के लिए क्या होगा? एक नुकसान होगा। सो अब आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं ना, इस वीडियो के इस सेक्शन तक आप अगर पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको इंडिया की जियोपॉलिटिक्स में या फिर जिसको इंडिया के बारे में काफी हद तक नॉलेज, ठीक है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट है, उसको अपने देश से प्यार है, उसको थोड़ा सा देश के अंदर इंटरेस्ट है, देश की न्यूज के अंदर। सो अगर आप इस पार्ट ऑफ वीडियो तक पहुंच गए हैं, सो आप कमेंट करके बताइए। देखिए ये तो क्वेश्चन है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो मेंस एग्जामिनेशन देंगे या फिर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो बाकी की पब्लिक है, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए या आप यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो सिचुएशन है ना इंडिया की, कि भाई एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो इसके अंदर क्या हमारा एक्शन होना चाहिए? क्या इंडिया का एक एक्शन होना चाहिए? एक्शन मेरे हिसाब से बता देता हूं, दैट वेट एंड वॉच। दूसरा, हमें कोई क्लियर स्टैंड ले लेना चाहिए कि भाई या तो हम यूएसए के खिलाफ चले जाएं या फिर इस सिचुएशन में यूएसए के सपोर्ट में आ जाएं। ठीक है, ये दो सिचुएशन बनेगी। अब आप लोग बताइए कि इंडिया को वेट एंड वॉच करना चाहिए या फिर जो यूएसए का सपोर्ट या अपोज यहाँ पे कर देना चाहिए खुलेआम। क्यों? क्योंकि यूएसए भी अब जो दोस्ती हमसे निभा नहीं रहा है, क्योंकि यूएसए ने इस बार वापस से 25% का सैंक्शन ऑलमोस्ट लगा ही दिया है इंडिया के ऊपर। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली मैं मानूं ना तो एक ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जो पहले गोली मारता है फिर सोचता है। ठीक है, जनरली आदमी क्या करता है कि पहले कुछ सोचेगा फिर काम करेगा, बट इन केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वो क्या करते हैं कि पहले वो काम कर देगा, उसके बाद अब दुनिया सोचती रहे, क्योंकि वो खुद भी नहीं सोचेगा। बेसिकली ये जो टैरिफ है ना ये लग जाएगा और ईरान के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है वो और हमको कम करनी पड़ेगी। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई इंडिया का एक्शन क्या होना चाहिए? शुड इंडिया वेट एंड वॉच और शुड इंडिया टेक अ फर्म स्टैंड इन दिस रिगार्ड? और अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन ये है, एग्जामिन हाउ इंटरनल अनरेस्ट एंड जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन ईरान कैन अफेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। देखिए इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमने इस पूरी जगह पे अच्छे से एनालाइज किए हैं। सो आपको इस पूरे वीडियो, इस क्वेश्चन का आंसर पीछे वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। सो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट एसेस इंडियाज पॉलिसी ऑप्शंस, ये जो सेकंड पार्ट है मैंने जो यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है कि भाई एसेस इंडियाज पॉलिसी ऑप्शंस टू मिटिगेट दीज रिस्क वाइल मेंटेनिंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कि भाई हमको अपनी संप्रभुता, हमको अपनी सोवरेनिटी,
ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे हम क्या है, सोवरेन देश हैं, हमारे ऊपर किसी का डंडा नहीं चलेगा। सो हमको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारी सुवरेनिटी ये बरकरार रखनी है, ठीक है। और इंडिया कहीं ना कहीं इसके अंदर मतलब कहते हैं ना कामयाब हो भी चुका है, क्योंकि हम झुके नहीं अभी तक यूएसए के टैरिफ के आगे। इंडिया ने कभी भी लगातार यूएसए के आगे हाथ पांव नहीं जोड़े हैं। सो दिस मीन्स दैट इंडिया इज मेंटेनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक सिद्धांत है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको हम लगातार मेंटेन करते आ रहे हैं, क्योंकि हमने खुद को सॉवरिन बना के रखा है और हम किसी के आगे झुके नहीं हैं। सो विद दिस नोट आप लोग कमेंट कीजिए कि भाई क्या इंडिया का ऑप्शन होना चाहिए, और हम मिलते हैं दोबारा से एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, पढ़ते रहिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।